नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में बेहतर ट्रेडिंग रणनीति आप कैसे बना सकते हैं, ये आपको हम बताते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल से, और भूपेश शर्मा है, टेक्निकसब एनालिस्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। और आपके पास जो भी सवाल हो आप हमें पूछे। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। आप अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, फिर सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही हमारे साथ दो और खास मेहमान होंगे। वीबी मेहता होंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन, जो खाने के तेल का एक सबसे बड़ा देश का संगठन है, उसके ईडी वीबी मेहता साहब जो होंगे हमारे साथ आगे। और साथ ही हमारे साथ तपिश पांडे होंगे एसएमसी ग्लोबल से, जो करेंसी मार्केट के एक्सपर्ट है। उनसे बात करेंगे करेंसी की चाल को लेकर। तो चलिए सबसे पहले करेंसी की चाल ही देख लेते हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया आज इंट्राडे में 80 रुपए 12 पैसे के नए रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया। हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर दिखी और आखिर में 79 रुपए 96 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। क्यों इस तरह की गिरावट आई है, समझते हैं। हालांकि जिस तरह से फेड के बयान से उनका रुख इतना सख्त लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स 2 दशक के नए ऊंचाई पर पहुंच गया है। साथ ही बॉन्ड डील, यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील 3.12% के आसपास चल रहा है। यानी फिक्स इंस्ट्रूमेंट में अगर के रेट अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली अब चिंता यह है कि एफपीआईज का निवेश घरेलू इक्विटी मार्केट में कम हो सकता है। सिर्फ रुपया ही नहीं, बाकी करेंसी, चाहे वो यूरो हो या फिर पौंड हो या फिर जहां पे रिकॉर्ड निचला स्तर दिखा, और साथ ही चाइनीज युआन, चीन की जो करेंसी है, वहां भी 2 साल के निचले स्तर पर कारोबार हो रहा है। लेकिन रुपए में अब क्या करना चाहिए, तो फंडामेंटल्स की बात हुई। किन लेवल्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए, तपिश जी से पूछते हैं। तपिश, बताइए क्या लग रहा है आपको, रुपया किन लेवल्स तक आगे जा सकता है और आगे कितनी कमजोरी दिखेगी, और एक्सपोर्टर्स के लिए आप क्या स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं? नमस्कार विश्वमोहन जी। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा, हमने अभी जॉनसन होल के में पॉवेल जी की स्पीच देखी थी, जिन्होंने काफी हॉकिश कमेंट यहाँ पे पास किया है। एंड हॉकिश यहाँ पे इन्फ्लेशन पे काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं। साथ ही हम देखें तो यूएस के जो जॉब डेटा है वो उतना ज्यादा बुरा नहीं है, तो ये आने वाले टाइम पे भी, सितंबर में भी, उसके बाद भी रेट हाइक कर सकते हैं। अब कितना रेट हाइक कर सकते हैं वो हमें अगर यील्ड भी देखें तो पिछली बार जब हमने यील्ड का पीक देखा था तो 3.6 के ऊपर का भी हमने देखा हुआ था। अभी जो रेट चल रहे हैं 2.5 के हैं। एंड तो यहाँ पे हम अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें तो 120-150 बेसिस पॉइंट का इनके पास स्कोप है फॉर आने वाले टाइम पे रेट हाइक करने का। इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है सेंट्रल बैंक्स के, अगर हम मेजर, चाहे हम यूएस या यूरोप या यूके के सेंट्रल बैंक्स के स्टेटमेंट देखें तो जनवरी तक इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा कूल ऑफ होने का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। तो जनवरी तक हमें रेट हाइक की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट कर करके, जो अगर आने वाले टाइम पे भी यूएस फेड रेट हाइक करता है तो 120 to 150 बेसिस पॉइंट का कंबाइंड रेट हाइक कर सकता है। वहीं पे हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स में रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन बढ़ने के बाद यील्ड बढ़ा और डॉलर इंडेक्स में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली। साथ ही यूरोप और यूके के जो इन्फ्लेशन डेटा है वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं कंसीडर किए जा रहे हैं। साथ ही उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो फ्यूचर में भी इन्फ्लेशन इनका मतलब 2 डिजिट में भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। हो सकता है यूके में हम 15% या 18% का इन्फ्लेशन 2023 के आते आते हमें देखने को मिल जाए, जो कि और डॉलर इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो हमारे यूरो और जीबीपी का है। तो आने वाले टाइम में भी, मतलब हम जनवरी तक का भी आउटलुक देखने लेके चले तो यूरो और जीबीपी पे बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, जिसका इंपैक्ट हमें डॉलर इंडेक्स में काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। बट वहीं पे डॉलर में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, जिसका मेन रीजन होगा यूरोप और यूके की वीकनेस। साथ ही हम रुपये में उतनी ज्यादा वीकनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे स्ट्रेंथ पे रहेगा तो यूएसडी आईएनआर कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ा सा हायर लेवल पे। जो हमारी एक्सपेक्टेड रेंज है वो 79.25 to 80.75 की रेंज है। और हम यहाँ पे डॉलर पे पॉजिटिव व्यू ही मेंटेन करके चल रहे हैं। रुपये पे जो हमारा व्यू है वो न्यूट्रल है। रुपये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं होगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं। तो यहाँ पे साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू रहेगा हमारा डॉलर रुपये के लिए।
79.25 का काफी अच्छा लेवल है, उसका आप स्टॉप लॉस कर सकते हो। कोई भी टिप आपको मिलता है यहाँ पे 79.50 तक का, तो आप वहां पे बाइंग पोजीशन बनाइए, और 79.50 79.70 तक का आप डिप मिलता है बाइंग पोजीशन बनाइए। हायर साइड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 80.50 टू 80.75 तक का हायर साइड हम आने वाले टाइम पे देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर पे। ओके, यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस की संभावना नहीं है, लेकिन 80.5 80.75 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। शुक्रिया तपिश, आपने वक्त निकाला और करेंसी मार्केट के पूरे फंडामेंटल्स और किस तरह के लेवल्स होंगे आपने बता दिया कि क्या रेंज रुपए डॉलर के मुकाबले रह सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करेंसी मार्केट का असर पूरे बुलियन मार्केट पर भी दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो आज काफ़ी कमजोरी दिख रही है, चांदी खास करके ज़्यादा गिरावट दिखा रही है। भूपेश जी, क्या लग रहा है, चांदी काफी कमजोर दिख रही है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे चांदी में? अभी भी सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखिए 830 रुपए नीचे है, दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट जो अभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है करीब करीब 1000 रुपए नीचे है, 54,800 के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्या सलाह देंगे भूपेश जी यहाँ पर? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। चांदी में मेरी दो तरह की सलाह रहेगी। जैसे कि पिछले हफ्ते हम बातचीत कर रहे थे चांदी के विषय पर कि चांदी 54,000 से 53,500 के बीच में पोजिशनली मिलती है तो लेनी चाहिए। और अगर हम इंट्राडे की आज की बात करें तो आज पिछले 2 दिन से अगर टेक्निकल चार्ट पर व्यू देखा जाए तो चांदी का बाजार लगातार नेगेटिव बना हुआ है। नीचे में अभी 53,500 53,200 तक के अच्छे सपोर्ट मुझे समझ आते हैं, परंतु आज के लिए इंट्राडे में अभी ले वाली स्पेशली इंट्राडे के लिए ले वाली समझ नहीं आती। पोजिशनली अगर किसी को चांदी लेनी है तो चांदी ले सकते हैं। आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या है? जिस तरह के हॉकिश कमेंट हमने देखा था जेरम पॉवेल साहब की तरफ से आए हैं, इससे चिंता बढ़ गई है। लग रहा है कि ब्याज दरें लगातार तेजी से यूएस में ऊपर जाएंगे। आपको क्या ऐसे सिनेरियो में आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए अमित जी? नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए डेफिनेटली जो एक प्रोबेबिलिटी थी इंटरेस्ट रेट हाइक होने की 75 बेसिस पॉइंट से, कहीं ना कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी जो 50% थी बिफोर द मीटिंग वो अभी 70% के ऊपर हो गई है 75 बेसिस पॉइंट बढ़ने की। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी कहीं ना कहीं 3% के आसपास ब्याज दरें पहुंच जाएंगी, जो फिलहाल मार्केट एक हफ्ते पहले तक डिस्काउंट नहीं कर रहा था, और उस वजह से हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर में अच्छा खासा उछाल देखने मिला था। फिलहाल सिल्वर मुझे लगता है कि $18.3 कॉमेक्स पर यानी भारतीय बाजारों में करीबन 53,300 से 200 के करीब हेडेड है सितंबर फ्यूचर्स में। सिमिलरली गोल्ड जो है वो $1,700 के काफी करीब जाने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, यानी 1,705 के आसपास, जो भारतीय बाजारों में कहीं ना कहीं 50,700 से 750 तक का एक पैरिटी दिखाएगा। तो शॉर्ट टर्म बेसिस यानी कम से कम 2 से 3 दिनों के लिहाज से सेलोन रैलीज का एक रुख ऐसा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, चलिए अब कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। सबसे पहले लेंगे क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करना चाहिए। भूपेश जी, कॉपर में क्रिश के लिए क्या सलाह है, किस तरह से यहाँ पे रणनीति आज उनको बनानी चाहिए क्रिश को? जी अभी भी कॉपर में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। 668 रुपए से लेके 670 के बीच में जहां भी कॉपर मिलता है वहां कॉपर में बिकवाली करके काम करना चाहिए। 672 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मेरे को कॉपर शाम के सत्र में 664 रुपए 661 रुपए तक आता हुआ समझ आता है। ओके, चलिए अब आगे कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक हैं राहुल हैं सुवासरा से। सरसों इनके पास है 5500 या 8000, क्या होगा, किस तरह के रेंज की उम्मीद आप कर रहे हैं? हाजिर में ट्रैक कर रहे हैं क्या आप मस्टर्ड को भूपेश जी? जी बिल्कुल, हाजिर में सरसों का भाव अभी जैसे त्योहारी डिमांड को देखते हुए अगर देखा जाए तो हाजिर में मुझे सरसों 5500 रुपए से नीचे जाती हुई समझ नहीं आती, और एक अच्छा खासा पुल बैक सरसों में आते हुए समझ आता है। 500 से 700 रुपए यहाँ से बढ़नी चाहिए कम से कम। अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से। इनका सवाल है कि इंट्राडे के लिए लेड में क्या करना चाहिए। अमित जी, लेड में इंट्राडे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए आज?
जी देखिए, बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स ऑन द होल तो आज थोड़ा सुस्त कारोबार कर सकता है बिकॉज एलएमई बंद है। लेड उसमें भी एक स्लो काउंटर है, लेकिन क्योंकि बाकी रुझान जो है चाहे वो कॉपर हो या जिंक हो, उसमें सेल की तरफ है, इसलिए लेड पे भी करीबन 183 के आसपास सेल कर सकते हैं 184.50 का स्टॉप लेकर। और मेरा मानना है कि 180 या उसके थोड़ा नीचे 179.5 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स लेके चला जा सकता है। ओके। अगले दर्शक है पवन है हिसार से। हाजिर में ग्वार सीड 6,000 रुपये कब तक होगा? भूपेश जी, क्या उम्मीद करें कब तक होगा? हालांकि काफी नीचे अब आ चुका है ग्वार सीड का भाव, क्या लग रहा है 6,000 की उम्मीद करें या अब मुश्किल लग रहा है फिलहाल? जी, ग्वार सीड में फंडामेंटल्स को देखते हुए और टेक्निकल चार्ट दोनों को देखते हुए अभी मुझे समझ आता है कि ग्वार में 5,050 का क्रॉस होना भी मुश्किल है, 6,000 तो दूर की बात है। परंतु फिर भी अगर लॉन्गर टर्म की बात करें कि डिमांड साइड अगर कुछ एक्स्ट्रा डिमांड मैनिपुलेट होती है या डिमांड निकलती है तो हो सकता है कि भाव 6,000 आ जाए, परंतु हाल फिलहाल मुझे 6,000 आते हुए समझ नहीं आता। अगले दर्शक है महावीर हैं बेंगलुरु से। 15 दिनों में चांदी 48,000 रुपए तक आ सकती है क्या? अमित जी, लग रहा है 48,000 तक नीचे आ सकती है क्या चांदी? देखिए, टेक्निकल सपोर्ट $18.3 पे है कॉमेक्स में, और उसके नीचे $17 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो हम वर्स्ट के सिनेरियो पे ले लें तो कहीं ना कहीं अगर मैं दिसंबर वायदा लेता हूं 2 हफ्ते बाद का, तो ऐसा लगता है कि 51,000 का वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है। तो फिलहाल 48,000 तो नहीं लगती, यानी 50 के नीचे जाते हुए नहीं दिखती। 50 से 51,000 की जोन में आए तो मेरा मानना है कि एक बढ़िया पोजिशनल बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी प्राइजेस। ओके। अगले दर्शक हैं मयंक हैं यूपी से। कॉपर और एल्युमिनियम में आज कैसे ट्रेड करें? अमित जी, क्या सलाह देंगे कॉपर और एल्युमिनियम में मयंक को? जी, देखिए दोनों में फिलहाल शॉर्ट की सलाह होगी। मेरा मानना है कि जो सितंबर फ्यूचर्स है कॉपर में, वो 669 के आसपास बिकवाली करके चला सकता है, 672 के थोड़े डीपर स्टॉप के साथ। डाउन साइड में 660 से 658 तक के लक्ष्य हो सकते हैं। वहीं एल्यूमिनियम में भी मेरा मानना है कि साइडवेज सा कारोबार रहेगा, बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं देखने मिलेगा, तो एल्यूमिनियम फिलहाल अवॉइड भी करें तो भी सही रहेगा। जिंक और कॉपर ये दो काउंटर है जहां पर सेल करके चला जा सकता है। ओके। अगले दर्शक है अभिषेक हैं दिल्ली से। क्रूड और नेचुरल गैस में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं आज के लिए। कुछ ऑप्शंस में ट्रेड बन रहा है क्या भूपेश जी, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में? जी, नेचुरल गैस का ट्रेंड अभी तक ओवरऑल पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक नेचुरल गैस 740 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है, अगर पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव भी है और एक छोटे जोन में भी ट्रेड कर रहा है। तो ये मार्केट आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेने के बाद इसमें अगर ऑप्शन में कोई पोजीशन बनाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें कि मैं एक स्ट्रेटजी सजेस्ट कर देता हूँ। मार्केट 730 रुपए के नीचे ट्रेड करता है तो इसमें 740 रुपए की पुट है ना हमको खरीदनी चाहिए, और उसका स्टॉप लॉस 10 रुपए, कोई भी भाव रहे उसमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं, 20 पॉइंट और 30 पॉइंट का टारगेट रहेगा। इसी के ओके। साथ ही क्रूड में बात करी जाए तो क्रूड का बाजार भी आज के दिन में एक रेंज बाउंड जोन में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। नीचे में 7400 और ऊपर में 7550, दोनों तरफ ही कोई ऑप्शन के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हुए समझ नहीं आती, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। अगले दर्शक है दरबियान सिंह है पंजाब से। क्रूड के 8,000 स्ट्राइक की कॉल है इनके पास। 150 रुपए में इन्होंने लिया है। 8,000 स्ट्राइक की 2 लॉट इन्होंने लिया 150 रुपए में। अब क्या करना चाहिए अमित जी, कुछ सलाह आपकी तरफ से? क्रूड ऑप्शंस में 8,000 के स्ट्राइक की कॉल है इनके पास। जी, मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस 7700 से 7750, यानी करीबन 200 से 250 रुपए की और बढ़त करंट लेवल से देखने मिल सकती है आने वाले 2 या 3 सेशंस में। तो 8,000 के काफी करीब प्राइसेस जाएंगी। फिलहाल होल्ड करने की मैं सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि एटलीस्ट करंट लेवल से एक डिसेंट गेन होने की संभावना बनी हुई है। ओके, आप इनको क्या सलाह देंगे भूपेश जी? 8,000 की कॉल है इनके पास, 8,000 स्ट्राइक की 150 पे। जी, 8,000 स्ट्राइक की कॉल काफी दूर की कॉल है, परंतु फिर भी उसमें इनको 60 रुपए का स्टॉप लॉस स्टिक मेंटेन करके इनको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में बाजार मुझे भी तेज समझ आता है।
अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, नरेश हैं चेन्नई से। इनका सवाल नरेश जी का है, क्या गोल्ड 49,000 और चांदी 52,000 तक आएगी? अमित जी क्या लग रहा है, गोल्ड 49,000 और चांदी 52,000 नीचे की तरफ आएगी क्या, और आएगी तो कब तक? जी देखिए ऐसा लगता है कि चांदी में क्योंकि रिलेटिव वीकनेस है, अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो भी देखें तो 93 के करीब आ चुका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो यस, चांदी में 52,000 की संभावना बनी हुई है। लेकिन गोल्ड फिलहाल 49,000 नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि 1680 जो पिछले लोज हमें देखे देखे थे पिछले महीने, वो नहीं टूटेंगे। 1700 के डॉलर के काफी करीब आ सकती है, यानी 50,000 के काफी करीब आएगी, बट 49,000 मेरा मानना है कि नहीं दिखाई देंगी प्राइजेस। ओके, चलो अगले दर्शक हमारे साथ है, राज हैं रायपुर से। चांदी में कैसे ट्रेड करें, इनका सवाल है। क्या सलाह देंगे भूपेश जी इनको, चांदी में आज इंट्राडे के लिए अगर इनको ट्रेड करना है तो आपकी राय क्या होगी राज के लिए? इंट्राडे में अभी भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी इनको फॉलो करनी चाहिए। 54,200 से लेके 54,300 के आसपास कहीं भी इंट्राडे में इनको भाव मिलते हैं। 54,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और चांदी में बिकवाली करें। नीचे में भाव 53,600 से 53,200 के आते हुए समझ आते हैं शाम के सेशन। अब एक दर्शक, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, इनकी सिल्वर बाइंग है 55,000 रुपए पर, फॉर द टारगेट ऑफ 58,000 के टारगेट के लिए इन्होंने बाई किया है। क्या करना चाहिए, वेट करे क्या भूपेश जी? 58,000 तक दिख सकता है क्या चांदी? देखिए, लॉन्गर टर्म की बात करेंगे तो जरूर मुझे चांदी के इंटरनेशनल लेवल 19.50 और 20.50 तक के आते हुए समझ आते हैं, जिस हिसाब से चांदी नीचे के लोअर लेवल्स पे दोबारा पिछले महीने भी इन्हीं भाव के आसपास ट्रेड हो रही थी और उसके बाद 59,500 तक बाजार आया था, और अभी पुल बैक में मैं देख पा रहा हूँ कि बाजार 58,000 से लेकर 58,500 तक के भाव अगले महीने तक आसानी से देखे जा सकते हैं। अगले कॉलर भी इवन चांदी पर ही हैं। अमित जी, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं चांदी पे। 57,000 पर इन्होंने चांदी खरीद रखी है, लगता है मिनी या माइक्रो है, इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन अगस्त एक्सपायरी बोल रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी मिनी माइक्रो होगी। क्या करना चाहिए? 57,000 की बाइंग है, प्लस कर रखा है, होल्ड करे क्या या रोल ओवर करें आगे के लिए? देखिए, अगर इनका व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो रोल ओवर करना बनता है, और ये लेवल ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल है। कहीं ना कहीं 1 से 1.25 साल के लोज पे चांदी ट्रेड कर रही है, तो अगर रोल ओवर करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, तो यस किया जा सकता है। एवरेजिंग के लिए मैं कहूंगा कि 52,000 या उसके नीचे मिले तो वहां एवरेज करें, तो उनका कहीं ना कहीं एवरेज 54,000 के आसपास बैठेगा, और वहां से गेन होने की अगले महीने की आशंका अच्छी बनी हुई है। तो यस, रोल ओवर भी किया जा सकता है और निचले स्तरों पे एवरेज किया जा सकता है। अगले दर्शक, हालांकि नाम इन्होंने नहीं भेजा है, सोयाबीन पे अपनी राय जानना चाह रहे थे। सोयाबीन को लेकर क्या लग रहा है भूपेश जी? सोयाबीन इंटरनेशनल बाजारों को देखें तो इंटरनेशनल बाजारों में मजबूत स्थिति बनी हुई है सोयाबीन के बाजारों में, क्योंकि अमेरिका के बाजारों में अमेरिका में सूखे की स्थिति बनी हुई है अभी तक। जैसे ही वहां पे कुछ बारिश की स्थिति होती है या उस तरीके की स्थितियां बनती हैं, तो मेरे को बाजारों में एक अच्छी खासी गिरावट सोयाबीन तेल के एलसी तीनों के तीनों बाजारों में दिखती हुई समझ आती है। अगले दर्शक हैं, महेश हैं हैदराबाद से, गोल्ड पर जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड में क्या करना चाहिए इंट्राडे के लिए। अमित जी, इंट्राडे के लिए गोल्ड पर आपका व्यू? देखिए, नेगेटिव है गोल्ड पे व्यू। मेरा मानना है कि जैसे मैंने बताया कि $1,705 के करीब प्राइसेस आ सकती हैं, तो सेल ऑन राइज करके चलें, और 50,700 से 750 का इंट्राडे व्यू लेके चला जा सकता है। ओके, चलिए अब अगले दर्शक है, किरण बाबू हैं। इनका सवाल, हालांकि ये स्टॉक पे पूछना चाह रहे हैं, ये कमोडिटी शो है तो आप लोगों से यही मैं कहूँगा कि आप सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल ही शो के दौरान पूछे। सिर्फ हमारे मॉर्निंग शो में आप पूछ सकते हैं इक्विटी मार्केट का, जहाँ पर आपको वहाँ पर शेयरों से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए जाएंगे। चलिए अब बात हम कर लेते हैं कुछ एग्री मार्केट की। स्पाइसेस का मार्केट आज कैसा लग रहा है, और कल के लिए अगर किसी को ट्रेड बनाना है तो क्या करना चाहिए स्पाइसेस में भूपेश जी? स्पाइसेस में मुझे सबसे ज्यादा मजबूत बाजार आज की तारीख में भी, जैसे जीरा घटा हुआ है और लाइफ टाइम हाई से जीरा लगभग 500 से 700 पॉइंट घटा हुआ है, अभी भी जीरे में लेवली करके काम करना चाहिए। 25,000
के भाव के आसपास 25,080 का भाव जीरे में अभी ट्रेड हो रहा है। 25,080 का जीरा लेकर इसमें 24,600 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 26,000 से और 27,200 तक के टारगेट बहुत आसानी से पोजिशनली देखे जा सकते हैं जीरे में। खाने के तेल की बात करते हैं, हमारे साथ CKED वीवी मेहता हमारे साथ है। सर स्वागत है। सर काफ़ी देरी से आप जुड़े, आप पहले जुड़ने वाले थे, शायद कुछ दिक्कत थी, लेकिन अब मेरा सवाल होगा, इंडोनेशिया के ट्रेड मिनिस्टर के साथ पिछले हफ्ते आप लोगों की एक अहम बैठक हुई और सी की तरफ से भी आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया और आपने वो रिपोर्ट भी भेजी है। क्या उनकी पॉलिसी को लेकर कुछ चर्चा हुई? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ऑलरेडी मार्केट काफी अनस्टेबल था और उनकी पॉलिसी की वजह से बाजार और अस्थिर हो गया। हालांकि अब वो उस ट्रैप में खुद ही आ गए हैं और उनको एक्सपोर्ट बढ़ाने पर उनका काफी फोकस हो गया है। तो क्या किस तरह की चर्चा हुई और क्या फायदा होगा भारत जैसे मार्केट के लिए, जहां पर हम काफी निर्भर है बाहर से इंपोर्ट पर? देखिए, इंडोनेशिया के ट्रेड मिनिस्टर इंडिया आए थे, एक उनकी जरूरत थी, उनके पास इतना स्टॉक हो गया है और जो गलत पॉलिसी उन्होंने एडॉप्ट की कि बैन कर दिया, उसका फायदा नहीं मिला। मगर जो $1900 का जो रेट था तभी वो बेच सकते थे, वो $1100 बेचना पड़ा। आप समझ सकते हैं क्या परिस्थिति होगी। कम से 9 मिलियन टन का स्टॉक हो गया और उसके वजह से फैक्ट्री वालों ने FFB जो फ्रेश फ्रूट बंच है वो लेना बंद कर दिया था। तो उसको कैसे भी करके पाम ऑयल का स्टॉक कम करना था, तो इसके लिए खास तौर पर आए थे। यहाँ कंपनी के जो लीडिंग कंपनी उनको भी बिल है, उसके साथ MOB किया है, कुछ काफी 2.5 से 3 मिलियन टन का MOB भी किया है। कहने का मतलब है कि आज उनकी मजबूरी थी। एंड आपको भी पता भी होगा, जो मिनिस्टर था उसको, मिनिस्टर पहले जो था जिसने पॉलिसी बनाई थी, वो मिनिस्टर को हटा के नए मिनिस्टर के चार्ज दे दिया है। मेरा अगला सवाल होगा, क्या अब वो उनकी जो डोमेस्टिक जरूरत है उससे क्या अब एक्सपोर्ट को 1:20 के रेशियो में किया जा सकता है? क्या 20 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट की इजाजत वहां पर मिल सकती है? क्या वो क्या संकेत दिए? अभी तो ऐसी हालत है, जो मांगे वो देने को तैयार है, कैसा भी करके एक्सपोर्ट करना है। और जो हमारी बात हुई, पूरा दिन बात हुई, जो इश्यू हमारे पास थे वो काफी पॉजिटिव थे। जो नए मिनिस्टर है उसकी बात ही हम कर रहे हैं, इंडियन पाम ऑयल सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क जो सी के जरिए आप लोग चलाते भी हैं। तो इंडोनेशिया का जो फ्रेमवर्क है उसके साथ कुछ क्या तैयारी है और भारत को कुछ इंसेंटिव वगैरह या कुछ छूट, इस तरह की कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात भी हुई उन लोगों के साथ? नहीं, जरूर हुई। सी, इंडिया ने एक वॉलंटरी ISPO बना है, उनका IPOS है। पहले भी हमने इंडोनेशियन गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया हुआ है टू म्यूचुअली कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्री एंड टू इंडस्ट्री और प्रमोटिंग द सस्टेनेबल पाम ऑयल। वहां जो भी सस्टेनेबल पाम ऑयल है, अपने यहाँ उसका कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है, तो अपना एंटी कंज्यूमर भी प्रीमियम नहीं देगा आपको। हमने सर अब एक छोटा सा सवाल, जाते जाते बहुत वक्त कम है, पुअर मैन ऑयल कहा जाता है पाम तेल को लेकर। एक्सपोर्ट ड्यूटी है सस्टेनेबल पाम ऑयल के लिए कम रखिए, ताकि यहाँ से इंडिया से डिमांड आए और ज्यादा जो आपका सस्टेनेबल ऑयल की डिमांड निकले। वो एक बताया था, नहीं एग्री कि भाई ये सही कदम है और हम सोचेंगे उस पर। हाँ जी, ओके, शुक्रिया सर। आज वक्त कम है, लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल आपसे छोटा सा 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। पुअर मैन ऑयल कहा जाता है ग्लोबली इसको, पाम तेल। हाँ। आपका लंबा अनुभव है, आपको क्या लगता है एज ए कंज्यूमर, आप क्या इसे इस्तेमाल करते हैं और क्या इसके इमेज की रीबिल्डिंग की जरूरत है क्या? 10 सेकंड में। नहीं, पाम ऑयल कंज्यूमर प्रेफरेंस में एक सस्ता तेल ही माना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ PDS के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, आज भी वो इमेज है। उसके लिए हमने इंडोनेशियन गवर्नमेंट से भी बात की, मलेशियन गवर्नमेंट से बताया कि आप अपना यहाँ प्रमोशन कीजिए और अवेयरनेस कीजिए। पाम ऑयल ऑल्सो एक अच्छा तेल है, खराब तेल नहीं है, मगर आज एक जो ब्रांड बिल्डिंग करने चाहिए वो इमेज नहीं है। इजीली आप उसको होरेटा सेगमेंट में जाता है, होमवर्क में, होम हाउस में पाम ऑयल अभी आता नहीं है, वो हकीकत है। ओके, शुक्रिया सर, आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाई, इसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए आगे फिर से आपसे बात होगी। तो मुनाफे कमोडिटी निवेश को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।